साहब वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती है 78 साल में आ गया मैंने नहीं ली। ना प्रधानमंत्री जी से जो 6,000 मिलते हैं या राज्य सरकार से 2,000 रुपए सालाना मिलते हैं, मतलब मैंने आज तक किसी से भी एक पैसा अनुदान के रूप में नहीं लिया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इनसे 500 रुपया 1,000 रुपए लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़े, जिससे बढ़िया 2 क्यारी पालक की बो करके बाजार में जाए ताकि 2,000 रुपए लेके आए, 500 रुपए नहीं। क्या बात? तो हर किसान जब ये सोचने लगा कि मैं अन्नदाता हूं, मुझे देना है लेना नहीं, बहुत बढ़िया, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही बात है। और यही जो बात है, यही बात इन किसानों की खास बात है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज के इस कार्यक्रम में, आज से लेकर कल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुछ इसी तरह के किसान आपसे मिलेंगे, कुछ इसी तरह के इंसान आपसे मिलेंगे जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगाते, जो कहते हैं कि मुझे अनुदान का पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे खेत का, मेरी मेहनत का पैसा चाहिए, मैं कुछ उगाकर कमाना जानता हूं, मैं लोगों को देना जानता हूं, मुझे लेना नहीं आता। यही एक किसान की असली खास बात होती है। ऐसे ही नहीं उसे अन्नदाता कहते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जगदीश जी, जो जिस तरीके से लोग इस समय पर लगातार पैसे के चक्कर में झोंक रहे हैं, केमिकलों को झोंक रहे हैं, रसायनों को झोंक रहे हैं खेतों में, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूंगा उनसे कि ये जो मृदा की जो शक्ति, जैविक शक्ति है जी, जो उत्पादन कर रही है जी, इस तरह से केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा या और कई तरह के जो ऐसे रसायन हैं, तो एक 2 साल बाद ही ऐसा समय आ जाएगा कि ये इनका जो बीज डालेंगे जमीन में वो अंकुरित भी नहीं होने पाएगा और आखिरी में जाकर के इनको बैठना पड़ेगा। देखो, एक परंपरा में हमारे किसानों के क्या चल रहा है, जैसे बाजरा बोया, गुआर बोया, अलग अलग बो दिया। अब खरपतवार निकालने के नाम पर किसान के पास इतना समय नहीं है, केवल ताश खेलने का समय है या दूध बेच के आके एक जगह समय बनाकर ताश खेलने का। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो बाजार से दवा ले जाते हैं, दवा ले जाकर के जमीन में स्प्रे कर देते हैं ताकि खरपतवार है वो वहीं पर खत्म हो जाए और उनकी जो फसल है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन परिणाम उसका क्या होगा वो उनको मालूम नहीं है। अगर 2 साल तक लगातार ऐसा किया तो उनका उत्पादन जो रासायनिक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, जैविक वाला तो नहीं करेगा ये, लेकिन वो कर रहे हैं, वो उत्पादन 1/4 हो जाएगा, 1/4 हिस्सा बचेगा उनका उत्पादन का, बाकी 3 इससे खत्म हो जाएंगे। तो ये स्थिति मृदा की रही तो तुरंत ये चाहिए किसानों के समूह में जाकर के कि उनको तुरंत रोका जाए, नहीं तो ऐसी जो महामारी है वो किसान को बिल्कुल भटका देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जगदीश जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जिस तरह से केमिकल हम खेतों में, मृदा में डालकर उसकी उर्वरक क्षमता को खत्म कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वही केमिकल हमारे शरीर में जाकर, हमारे महिलाओं के शरीर में जाकर, पुरुषों के शरीर में जाकर उन्हें भी तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है। जगह जगह पर खुलते हुए IVF सेंटर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोगों को अब इस समय पर वंश वृद्धि में भी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इतना केमिकल इस समय पर हमारे शरीर में लगातार अलग अलग माध्यमों से हमारे शरीर में जा रहा है और वो केमिकल अंदर जाकर हमें किस किस तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उससे आप समझेंगे, उसे आप देखेंगे, उसे आप संभाल पाएंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि हाँ, मुझे इस केमिकल को नो कहना है। आपको इस केमिकल को नो कहना सीखना होगा, आपको इस रसायन को नो कहना सीखना होगा। कारण ये है कि ये जो रसायन है, ये रसायन लगातार जिस तरह से आप लोगों के शरीर में जा रहा है, जिस प्रकार से आप लोगों को अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो खाना हो, चाहे वो चमकते हुए फल हो, चमकती हुई सब्जियां हो, चाहे दूध हो, चाहे और भी कोई भी चीज हो, या आप जिस तरह से रसायन का प्रदूषण इस समय हवा में जिस प्रकार से केमिकल फैला हुआ है, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग हमेशा इस केमिकल को महसूस कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में युवाओं में चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये सब सिर्फ इसी चीज की निशानी है कि केमिकल रहित खाना उन्हें सबको चाहिए। हमारे अगले मेहमान के रूप में मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने इस तरह के लोगों को इकट्ठा किया जो जैविक खेती करते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो सब्सिडी नहीं मांगते, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कर्जा लेते हैं, ना कर्ज माफी की बात करते हैं, वो लोग जो अपने खेतों में
प्रयोग करते हैं, जो लोग अपने खेतों को प्रयोगशालाएं बना लेते हैं, जो लोग अपने खेतों में काम करते हैं, उन लोगों का एक समूह बनाया जिसे कहा किसान वैज्ञानिक परिवार। उसके प्रणेता डॉक्टर महेंद्र मधुप इस समय हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है अखंड संवाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको जी। 65 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे जुड़े हुए, और अगले साल दूरदर्शन 50 साल राजस्थान में पूरे कर लेगा जी। इन सब सालों में मैंने कई लोगों को देश भर में कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए देखा। एक समय ऐसा भी था जब लोग कहते थे किसानों के लिए करने से क्या फायदा है जी। उस समय भी मैंने आपको देखा, आप जहां भी जाते थे किसान की बात जरूर करते थे, और सब कर लूंगा पर किसानों का एक कार्यक्रम होना चाहिए जी। भारत में आज जो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसानों पर 24 घंटे का कार्यक्रम दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत में जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है और मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार है, जिसके आप भी खास हिस्से हैं जी, और जो देश और विदेश में फैला हुआ है, उस परिवार की तरफ से भी मैं आपको शुभकामना देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो इतिहास आपने रचा है वो भारत में किसानों की खुशहाली का एक नया इतिहास बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी चैनल में, किसी भी नेशनल चैनल हो चाहे रीजनल चैनल हो, वहां पर किसान की बात करना और हर सप्ताह बात करना और 1 घंटे का कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल काम है। इस काम को कैसे कर सकते हैं वो केवल मैं जानता हूं, उसे बहुत ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं, परंतु हाँ वाकई बहुत मुश्किल है। परंतु मैं जहां भी गया ठंडी छांव साथ लेकर गया, जहां भी गया अपना किसान और अपना गांव साथ लेकर गया, क्योंकि किसान मेरा महबूब है, किसान मेरा हीरो है। और किसान की आवाज जब तक नहीं उठती तब तक मुझे लगता है कि मैं मीडिया में सिर्फ आया हूं, और मीडिया में आने का मेरा कारण सिर्फ किसान है। और बस इसीलिए मैं आपसे संपर्क में भी इस कारण से आया, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आया। और निश्चित बात है, जिस पौधे को, जिस वृक्ष को, जिस छोटे से वृक्ष को अगर किसानों का प्रेम मिल जाता है, किसानों का स्नेह और आशीर्वाद मिल जाता है, वो वाकई बहुत फलता फूलता है। अखंड संवाद सर आज उसी की एक निशानी है। राम राम सास के नाम से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, आज अखंड संवाद उसी की निशानी है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं वापस अपने उस बात पर जिस बात के लिए हमने आज अखंड संवाद रखा है। बहुत सारे लोग आपके मिशन किसान वैज्ञानिक में शामिल हैं, मिशन फार्मर साइंटिस्ट में शामिल है। कहां से शुरुआत हुई, कहां से आपने इस परिवार को जोड़ना शुरू किया? 59 में जो करीब 66 साल पहले जब मैंने आकाशवाणी से पहला सजीव प्रसारण दिया और लिखना चालू किया, तो मुझे लगता था कि जब कभी गांव जाते थे कि इनके लिए कौन करेगा जी। समय बीतता गया, दुनिया देखी, अलग अलग राजनीतिक माहौल देखे, उन सब में ढूंढा कि किसान के लिए क्या हो। फिर लगा सामान्य व्यक्ति सब कुछ कर सकता है जी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आया, 76 से 2005 तक रहा। तब भी मैं लोगों से कहता था एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी आपके पास नहीं आएगा, यह समय है जब आप संगठित हो जाए। 2005 हुआ, तब मैंने साहित्य का छात्र हूं, मैं कृषि में अनपढ़ हूं, तो मैं हमेशा कहा करता था मैं अनपढ़, मेरे कृषक साथी भी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, वो भी अनपढ़। 2005 आया और मैंने सोचा कि कृषि पत्रिका एक ऐसी निकालें और जिसके माध्यम से किसानों के लिए करें। तब 2 शब्द मेरे दिमाग में थे, लोग कृषि वैज्ञानिक कहते थे जी, मैंने एक नया नाम दिया फार्मर साइंटिस्ट, किसान वैज्ञानिक। और मैंने किसान वैज्ञानिक नाम देके मीडिया में कोशिश की कि किसान वैज्ञानिक नाम स्थापित हो जी। 2005 आया तो 2005 में का पुरस्कार जो आत्माराम पुरस्कार 2007 में मुझे राष्ट्रपति भवन में मिला। फिर पत्रकारिता का पुरस्कार मिला। तब भी मेरे दिमाग में ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिले, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चालू किया, सब कुछ होता गया। एक बार बीच में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता की पहली पीएचडी राजस्थान में जो है वो डॉक्टर महेंद्र मधुप को उसकी डिग्री मिली थी। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनवरी मुझे उस समय मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था 1983, उस समय मुझे राजस्थान में पत्रकारिता की डिग्री मिली। मैंने छपवाया ही नहीं, मैंने कहा जिन लोगों का अन्न हम खाते हैं उनके लिए हम क्या कर पाए। तो इतने सालों में 2016 में मैंने सुनील जी से भी कहा, और लोग भी थे NS राठौड़ वगैरह, कि अपन किसानों के लिए काम करें। सुनील जी ने कहा मधुप जी करो, मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बना, मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार बना।
हमने दुनिया भर के टीवी चैनल्स में देखा, आज आपका कार्यक्रम हो रहा है जी, किसान वैज्ञानिकों पे दुनिया में एक भी पुस्तक नहीं थी जी, और किसान को बड़े उपेक्षा, यहां तक कि जिन लोगों पे हम काम करते थे उनको कोई पूछता तक नहीं था। धर्मवीर कंबोज है, इनसे सुनील सुशीला शर्मा मिले, दिल्ली में पटरी पर सोते थे जी। और कहते थे मधुप जी क्या हुआ, घर वालों ने मैं निकाल दिया। आज कई देशों में जो काम कर रहे हैं, तो हमने कहा हम कुछ तो नहीं कर सकते, न सुनील जी पैसे वाले हैं न मैं पैसे वाला हूं, पर हम ये सब मिलके ये तो कर सकते हैं, जिन लोगों को 10 लोग घर में नहीं जानते उनको लाखों लोग जानने लगे जी। सुनील जी का ये प्रयास निरंतर रहा। 2016 के बाद मेरा ये कोशिश रही कि दुनिया भर में लोग जाने, मैं यूके जाऊं, स्विट्जरलैंड जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं जो ये कोशिश करता था, सुनील जी यहाँ से मोर्चा संभालते थे। हम दोनों ने जो काम किया, आज जो 70-80 लोग मैं जुड़ा, आप तो बड़ी संख्या में जुड़े हैं, विद्वान भी हैं कृषि में, परंतु उनमें से 20 आदमी करोड़पति हो गए जिनकी छत नहीं थी जी। हमने एक और किया, दोनों ने ये काम चालू कि उनके परिवार वाले भी जुड़े और जुड़कर वो आगे बढ़े। घर वाले कहते थे छप्पर का तो पैसा नहीं है और अनुसंधान कार्य कर तो हमने सोचा क्या करें, तो हमने कहा कि परिवार में बेटा बीबी सबको भी तो किसान वैज्ञानिक बनाओ। आज से आज आप कार्यक्रम में देखेंगे सूडाराम वर्मा जो पद्मश्री हैं वो आए, आपने आमंत्रित उनके साथ मनीष कुमावत को किया है जिन्होंने ग्वार में विश्व रिकॉर्ड बनाया। बच्चे रहेंगे तो रहेगा। हम दोनों ने एक और सोचा, युवा पीढ़ी को तो जागृत करो और बुजुर्गों से कहो कि आप खेत में काम करो और आप प्रोडक्शन करो, प्रोसेसिंग के बारे में दो और आप जो उनके बाद उनकी बिक्री की दो। आपने पूरी कोशिश की कि स्टार्टअप बढ़े और चीजें बढ़े। ये सब चीजें जो आपने की, इसका परिणाम ये है कि हम तो ये सोचते हैं, आज शायद मैं 78 साल का 2 मार्च को हो जाऊंगा, 2-4 साल कितने रहूं, मेरे बाद ये रहेंगे। दुनिया तो हम नहीं बदल सकते, मैं 100 को बदलूंगा, ये 1000 आदमियों को बदलेंगे और 1000 आदमी मिलके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो दुनिया किसानों के लिए होगी। उस दुनिया में किसान बेचारा नहीं होगा, मार्गदर्शक होगा। आज प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, कृषि उपकरणों की बात करते हैं, सब कुछ है जी, पर किसान गरिमामय वातावरण में रहना चाहिए, प्रतिष्ठा में रहना चाहिए। आप बताओ, साधारण से सुनील सुशीला शर्मा 24 घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं, घर वाले भी कहते हैं 24 घंटे बाद मिलोगे, पर कहते नहीं, मैं तो जीऊंगा तो इनके लिए जीऊंगा, आपके लिए जिम्मेदारी है, मेरे लिए नैतिकता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान ना होता तो मेरी जिंदगी में खाने का मजा ही ना होता, रंग बिरंगे फलों से कोई बाजार सजा ही ना होता, किसान ना होता तो त्योहार मेरे सब फीके रह जाते, मेरी तो छोड़िए भगवान भी मेरे भूखे रह जाते। इसलिए किसान का शुक्राना मैं सबसे पहले करता हूं, सबसे पहले उसे थैंक यू किसान कहता हूं, उसके बाद कहीं पर भी आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप किसानों में आपने जो जैविक की अलग जगाई है, कि जो खासकर जो रसायनों से दूर रहने की अलग जगाई है, मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित अगर आपका ये मिशन लगा तो सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि आपने उन्हें एक टास्क दिया कि आप अगर असली किसान हैं तो वाकई में खेत से केमिकल को दूर कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों से मैं मिलता चला गया, जितने भी लोग थे, और सबसे खास बात ये देखी कि जिस आदमी ने जिस किसान ने रसायन से दूरी बना ली, उस किसान का एक स्वभाव ही बदल जाता है। वो अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, उसके परिवार वाले बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो क्या जब जिस दिन आपने सबसे पहली बार सोचा बनाने की, क्या सोचकर आपने सोचा कि जैविक किसानों को इकट्ठा करूंगा? देखिए, मैं एक इतिहास खंड में ले जाना चाहूंगा। प्राकृतिक खेती आपका आज का विषय जी। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी जी, तो अमेरिका गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनको ड्राइंग रूम में बैठाए रखा, बहुत देर तक नहीं मिले जी। वो इतनी दुखी हुई कि भारत आकर उन्होंने MS स्वामीनाथन से कहा कि हरित क्रांति लाओ, PL 480 का जो हम खाते हैं उसको वहां जानवर भी नहीं खाते, तो आप लाओ। तो हरित क्रांति के कारण ये केमिकल आया जी। पर जब हम आत्मनिर्भर हो गए तो संपूर्ण दुनिया में केमिकल युक्त कोई भी खाता नहीं है। तो हुआ अब जैविक खेती का समय है, प्राकृतिक खेती का समय है। और उस समय जब हमने अभियान चालू किया, मैंने कहा इनको एक तरफ तो मैंने कहा सब्सिडी मत लो, लोन मत लो, सहायताएं मत लो, विकलांग मत बनो। मैं और सुनील सुशीला शर्मा आपको अगर 10 लोग जानते 10 लाख तो पहुंचाएंगे। साथ ही मैंने कहा प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, और किसान तो खुद इतना समझदार है कि वो इसके अंदर जुट गया। आज देश के बड़े भूभाग में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती होती है। जहां हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया,
हरियाणा में ईश्वर सिंह कुंडू के यहाँ, जिनको एक संस्थान ने 44 लाख रुपए की सहयोग राशि दी, उनका जो है वो दुनिया भर में वो भेजा जाता है। और इसके बाद एक जुड़ते गए। किसानों की चिंता ये थी भाव कम मिलेंगे, 3-4 साल के अंदर जमीन को जो प्राकृतिक होगी क्या करेंगे। हमने कहा चिंता मत करो, आप दूसरे काम करो, हम आपके साथ हैं। तो ये जो कोशिश हमारी निरंतर रही, इसका परिणाम है कि भले कर्नाटक में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, कश्मीर कहीं भी चले जाएं, ये होता है। अभी एक और किसान वैज्ञानिक से आपने चर्चा की थी, अब जो प्राकृतिक खेती और कृषि पर्यटन का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, मकबूल रैना, वो कहते हैं कि आप लोगों की कोशिश के कारण राजौरी में आतंकवादी वापस खेती के अंदर चले गए। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। मैंने तो अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली, पर आपने प्राकृतिक खेती के लिए और चीजों के लिए किया, बहुत कठिन कार्य था। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका आप केमिकल्स बिकते हैं, उनकी बिक्री बंद हो जाए तो कितना कठिन होता है। और जहां आप नौकरी करते हो वहां तो आपका जीना दुभर हो जाए। पर आपको सलाम है कि आप प्राकृतिक खेती की बात करते हो, डरते नहीं हो। सामान्य जीवन जी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर ज्यादा आप जाते हो, मंदिर में जाके आप कहते हो कोई बात नहीं आधी खा लेंगे, पर किसान जिंदा रहना चाहिए, प्राकृतिक खेती जिंदा रहनी चाहिए, पर प्रसंस्करण हो, सब कुछ हो, जिंदगी बदले, उनकी जिंदगी बदलेगी। कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो मीनक जीवन सफल हो जाए उसके लिए प्राकृतिक खेती और चीजें। आपने भी खेती नहीं की, मैंने भी खेती नहीं की, पर हमें समझ में आ गया कि हमें हमारा मिनक जीवन सुधारना है, इस नाव को पार करना है, तो हमें प्राकृतिक खेती को समर्थन करना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैंने पहले बताया कि लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि मेरा खेती से इतना नाता क्यों है, इतना गहरा नाता क्यों है, कि उसके लिए मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी छोड़कर और मीडिया में आया। तो सीधी सी बात है, मैं लोगों के दिमाग में जैविक उगाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं लोगों के दिमाग में प्राकृतिक खेती उगाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि वो लोग जाएं और उस दिमाग में जो उनके जैविक खेती उग चुकी है उसे जाकर धरातल पर उतारें, कोशिश करें कि उनके खेतों में जैविक उगे, उनके खेतों में प्राकृतिक खेती हो, उनके खेतों में रसायन मुक्त चीजें ऐसी उगे जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो कि हमसे जब हमसे नजर मिलाए तो हम ये कहने लायक रहे कि हाँ, हमने कोशिश की, हमने पूरी कोशिश की कि जो इस तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा था उसे हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। मैं नहीं चाहता कि कल आने वाली पीढ़ी हमें ये कहे कि हमारा वाला जो ये जो कनेक्टिंग लिंक हम एक ऐसे कनेक्टिंग लिंक है जिन्होंने एक स्वच्छ वातावरण को एक प्रदूषित वातावरण से जोड़ा। तो वो जो दाग है, वो दाग में साथ में लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए अपना पूरा प्रयास करता हूं। सुनील जी, आपकी सफलता का एक और भी राज है जी, जैविक खेती खेतों में ही नहीं होती, मन में भी होती है जी, जीवन शैली में होती है, दिमाग में होती है। आपने एक बार परमाराम से बात की थी, हिमाचल प्रदेश जी, के, जी, जी, जिन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जो 10-15 हजार का है, पहाड़ों पे काम कर सके। उन्होंने जब एक बार हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में जाके उन्होंने कहा कि एक आदमी मर रहा था, तो उन्होंने अपनी किडनी दे दी। 20 साल के बाद वो पता लगा कि जो घर वालों को कि भाई हमारे पिताजी ने किडनी दे दी। तो आपने उस बात को भी आगे बढ़ाया, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, अच्छा इंसान, अच्छा मिनक, पहले खुद बने हम, और खुद बनने के बाद ऐसे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करें। मुझे आपको याद है संतोष पचार जी, गाजर में प्राकृतिक खेती में काम करती है, आपने कई बार उनको आप बुलाया जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के यहाँ पर वो जब 14 दिन तक मेहमान थी राष्ट्रपति भवन में, तो उन्होंने कहा लाउड स्पीकर दे दो, तो संतोष ने कहा कि मैं खुद ही देश का लाउड स्पीकर, मुझे जरूरत नहीं है लाउड स्पीकर की। तो सूत्र से सूत्र मिले, और आपके लिए प्राकृतिक खेती और किसान का अच्छा करना वैसा ही है जैसे कि माँ एक बच्चे के लिए भगवान होती है। सुनील शर्मा जब थे तो कुछ नहीं थे, सुनील सुशीला शर्मा ये हैं, इसलिए मैं आधा इनसे जुड़ा हुआ हूं। जो माँ का सम्मान करेगा, वो जो रोटी हम खाते हैं, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसका भी सम्मान करेगा और उसके लिए भी अच्छा काम करेगा। तो आज जो सुनील सुशीला शर्मा है, प्राकृतिक खेती के लिए काम करते हैं, कि माँ इनके लिए सर्वोच्च, नाम में इन्होंने जोड़ लिया। आपको सलाम है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में लेकिन बहुत ज़्यादा आपने भी हर बार मुझे हौसला दिया है, आपने हर बार मुझे प्रोत्साहित किया है। जब भी किसी इस तरह के काम के लिए मैं आपसे बात करता हूं, इस तरह की चीज़ के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बात करता हूं, आप तुरंत कहते हैं कि हाँ आप करो, आपको जो चाहिए मैं मेरी तरफ से जितना मेरा से हो पाएगा तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ हूं। वाकई में आपका ये तरीका केवल मेरे लिए नहीं है, हर आपके परिवार के हर उस सदस्य के लिए जो किसान के रूप में आपसे जुड़ता है। आप अक्सर ढूंढते रहते हैं कि ऐसे किसानों को ढूंढूं जो कुछ नया कर रहा है, उसे मैं लेकर आना चाहता हूं, सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आऊं, चाहे मैं अपनी पुस्तिकाओं में लेकर आऊं, अपनी किताबों में लेकर आऊं, जिनके लिए आप नियमित लिखते हैं। डॉक्टर साहब, भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप एक और दूसरे पर्यावरण योद्धा परिवार से भी जुड़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। पर्यावरण योद्धा परिवार के पीछे जुड़ने का मेरा उद्देश्य था न तो मन का पर्यावरण ठीक जी, न हमारा काम करने की शैली ठीक जी, कितने भी हम त्याग और तपस्या की बात करें, निजी स्वार्थों में उलझे रहते हैं और हर काम हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि किसी दिन हमें लाभ मिलेगा। जी, श्याम सुंदर पालीवाल मुझे मिले और पिपलन ट्री में वो हैं, उन्होंने मुझे एक जो पाठ पढ़ाया जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। बोली मेरी बेटी मर गई अचानक, घर वालों ने मुझे कहा कि बेटी तो मर गई पर भूल जाओ, मैंने कहा नहीं मैं यादगार बनाऊंगा। उन्होंने पिपलान ट्री में लोग खुदाई करते थे, खनिज की, मार्बल की खुदाई बंद करवाई और कहा कि जिस घर में बच्ची पैदा होगी उस घर में हम थालियां बजाते हुए जाएंगे और उस घर वालों को कहेंगे तो क्यों चिंता करता है, लक्ष्मी आई है, इसका सम्मान कर। फिर 31,000 रुपए की एफडी करेंगे और जब राखी होगी, राखी बंधे, रक्षाबंधन आएगा तो लोग महिलाएं जो हैं उन नवजात शिशु को लगे राखी बंधवाएगी। वो हमसे जुड़े, सुनील सुशीला जी से भी जुड़े, इनके कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। हमने देखा कि प्रसन्नपुरी गोस्वामी जोधपुर में जो है, मीरकपन की बात करता हूं, उनका बेटा भी रासायनिक दवा छिड़काव करा मर गया। उन्होंने मेहरानगढ़ की पहाड़ियों को जो बिल्कुल नंगी थी उन पहाड़ियों में काम चालू किया सुबह से रात तक। आज मेहरानगढ़ की पहाड़ी बना दिया, दुनिया भर के लोग देखते। आप देखिए बेटा मर गया, बेटी मर गया, पहाड़ियों पे खुदाई होती है, ये लोग है। एक नवल डागा है जयपुर में जो जिनके साथ आपने काम किया, उनके घर में आप जाइए, कण कण में जो पर्यावरण है। तो मैंने कहा इन लोगों को नहीं जोड़ेंगे। और तब लगा, मैं जब विदेश गया तो मैंने देखा दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में पिपलांत्री मॉडल पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम दोनों का ये संकल्प है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं काम करूंगा और पर्यावरण के लोगों को जोड़ेंगे, मिशन फार्मर साइंटिस्ट के माध्यम से किसानों का सम्मान बढ़ाएंगे। जब हम नहीं रहेंगे, ये युवा है सुनील सुशीला शर्मा इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये काम मैं आपके साथ करता हूं, मेरा स्वार्थ है कि जब मैं नहीं रहूंगा ये काम जिंदा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम इस चीज को आगे लेकर जाएंगे, जितना मिशन हम पूरा कर पाएंगे उतना कर पाएंगे, उसके बाद आगे इस चीज को किसी न किसी और को संभला कर जाएंगे। ये जो काम है ये चलता रहे, द शो मस्ट गो ऑन। हमारा जो काम है, हमारा जो शो है ये चलता रहे। हम जिस तरीके से लोगों को जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं उन्हें जुड़ते रहें, पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, हमारी खेती को शुद्ध बनाएं, पानी को बचाएं, गौ माता को बचाएं। इस तरह के सिद्धांतों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वाकई में इस देश को, जो हमारे देश की जो सुंदरता है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता है, अगर हमारे देश को ढंग से देखा जाए, कुछ गांव में जाकर देखिए आपको लगेगा कि प्रकृति ने खुद उनका श्रृंगार किया है। परंतु जैसे जैसे गांव शहर बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा खाना जहर बनता जा रहा है, वैसे वैसे हम जो है एक तरह से हिंदुस्तान तो है, गांव को शहर बनाकर हम क्या कर रहे हैं। जिस सड़क से हम गांव से शहर आते हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वही सड़क शहर से गांव की तरफ वापस जाती है। आप एक बार रुक करके तो देखिए, आप एक बार उधर मुड़कर तो देखिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेंद्र मधुप अक्सर लोगों को इसी प्रकार से जोड़ते हैं, चाहे पर्यावरण योद्धा परिवार हो, चाहे मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार हो, हर किसी में इसी प्रकार जोड़ते हैं। मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपको। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जाने से पहले मैं एक लाइन जी हाँ, आपका ये जो आज का कार्यक्रम है, मैंने प्रयास किया कि भारत में ही नहीं, यूके में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, दुनिया भर में मैंने लोगों से, मित्रों से कहा ये कार्यक्रम देखे। दुनिया भर में आपका ये शो देखा जा रहा है और हम तो कामना करते हैं महेंद्र मधुप, उसके बाद सुनील सुशीला शर्मा, उसके बाद निरंतर ये धारा जारी रहे। एक सुभाष चंद्र बोस लोग कहते हैं देश बदल सकता था, तो एक सुनील सुशीला शर्मा या और लोग देश ही नहीं दुनिया बदल सकते हैं।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो चाहता कि हमारे किसानों के लिए आप एक संदेश अच्छा सा क्या देना चाहेंगे अपडेट इंडिया के माध्यम से उन लोगों को जो कि आम आदमी जो कि इस कार्यक्रम को देख रहा है और वो किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहा है या इस लिंक को बाद में भी काम में लेकर देखता रहेगा, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा संदेश आप दें जैविक फ्री या रसायन मुक्त फसल के बारे में। मेरा किसान भाइयों से ये कहना है, आप खुद तक सीमित नहीं रहें जी। आपकी जो युवा पीढ़ी है जो प्राकृतिक खेती, नए उपकरण, नई चीज ला रही है, उसके लिए वो स्थिति आप पैदा करें कि वो वहीं पर रहे। अगर गांव के बच्चे गांव में रहेंगे तो निश्चित रूप से खेती में आपका मार्गदर्शन करेंगे, खाली समय में वो कहेंगे कुटीर उद्योग लगा लें, उसके बाद समय बचेगा तो कहेंगे प्रसंस्करण कर लें, उसके बाद वो बाजार की तरफ चले जाएंगे। ये मतलब परिवार के सारे लोग, कई बार हमें पुरुष सत्तात्मक से परिवार है, हम कहते हैं यार हम तो ये नए प्रयोग कर रहे हैं, वो ना पत्नी, बच्चे, दादा, दादी, ये सब मिलके काम करेंगे तो परिवर्तन आएगा। हम तो ये विश्वास दिला सकते हैं, अगर आप प्राकृतिक खेती करेंगे, नए उपकरण बनाएंगे, भले ही आपका पड़ोसी नहीं जानता हो, पर आने वाले समय में मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार और मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार आपके लिए साथ काम करेगा। और सुनील सुशीला शर्मा और महेंद्र मधुप भले ही आपके पास नहीं आ पाए, पर आपकी पहचान का विस्तार सारी दुनिया में हम करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये हमारा निजी स्वार्थ है कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र मधुप। आपका आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बरसता रहे, आपका स्नेह हम पर इसी प्रकार बरसता रहे, फार्मर साइंटिस्ट परिवार पर आपका आशीष, आपकी शुभाशीष इसी प्रकार बरसती रहे। आप हमें इसी प्रकार से उत्साहित करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, जिससे कि हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहे। जी हाँ, बात हो रही है अखंड संवाद की, उस अखंड संवाद की जिसके कि पहले 2 घंटे इस समय तक पूरे हो चुके हैं और अभी भी लेकिन हमें 22 घंटे का सफर पूरा करना है। अभी भी हमें एक लंबा सफर तय करना है, परंतु इस लंबे सफर में हमारे साथ कई तरह के एक्सपर्ट्स होंगे, कई तरह के हमारे साथ में लोग होंगे जो कि हमें बताते रहेंगे कि किस तरीके से हमें जाना है, कौन सी दिशा में हमें जाना है और किस प्रकार से हमारा ये जो मिशन है, इस मिशन में हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है ये पूरी तरीके से केमिकल मुक्त हो जाए, रसायन मुक्त हो जाए। हम इस चीज में आगे बढ़ते रहेंगे। अगले गेस्ट के लिए मैं चाहूंगा कि अगले गेस्ट हमारे साथ जुड़े और जाते जाते मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो लोग हैं वो लगातार हमें इस समय पर देख रहे हैं, हमें लगातार इस चीज को कवर कर रहे हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि क्या राजस्थान में होने वाला एक कार्यक्रम अखंड संवाद इस टारगेट को पूरा कर पाएगा, क्या इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। आप लोगों के जो कमेंट्स यूट्यूब पर आ रहे हैं, आप लोगों के जो लाइक्स इस समय पर यूट्यूब में मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक एक कमेंट मेरे लिए हौसला बढ़ाने वाला है। एक एक लाइक आप लोगों का मुझे बता रहा है कि हाँ, हम एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, बताने जा रहा है कि हम जैविक खेती की जिस दिशा को हम पकड़ रहे हैं, जिस तरफ हम केमिकल मुक्त दिशा की तरफ हम जा रहे हैं, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में अगले गेस्ट आए उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं कि जैविक खेती, रासायनिक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती असल में 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का टारगेट एक है, दोनों का लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है किसी भी तरीके से रसायन से मुक्ति हो, किसी भी तरीके से हम हमारे भोजन में से केमिकल को मुक्त कर दें। जी हाँ, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती असल में वो खेती है जो जंगल की तरीके से होती है, जिसमें आप खेत में सिर्फ बीज डालते हैं, बाकी और खेत में आपको कुछ भी नहीं डालना। अपने आप वहां नमी आएगी, बरसात से वहां पे नमी पैदा होगी, अपने आप उसमें से अंकुरण होगा। ना खरपतवार आपको हटानी है, ना कुछ और काम करना है। जिस तरीके से जंगल में चीजें पैदा होती हैं, जिस तरह से जंगल में कंदमूल फल पैदा होते हैं लेकिन उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार से प्राकृतिक खेती असल में वो खेती है जो प्रकृति अपने तरीके से उससे बनाती है। उनका जो स्वाद होता है वो वाकई प्राकृतिक होता है। ठीक उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं जैविक खेती की। जैविक खेती भी एक ऐसी खेती है जो कि रसायनों से मुक्त होती है, जिसमें रसायन काम में नहीं लिए जाते, परंतु कीटनाशक के रूप में प्राकृतिक दवाएं, जैविक दवाइयों को काम में लिया जाता है,
जब उसको ग्रोथ देने के लिए जैविक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो जैविक चीजें हमारे घर से ही तैयार होती हैं। घर के जिस तरह के आपके मसाले होते हैं, घर की जिस तरह की चीजें होती हैं, उन चीजों से आप उन चीजों को संभाल सकते हैं। हालांकि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के अलावा एक और सब्जेक्ट इस समय पर दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे उठाना बहुत जरूरी है, और वो है पानी की बचत। जी हां, जल संरक्षण। पानी कम होता जा रहा है, उस कम होते पानी को हमें बचाना है। हमें उस पानी को इसलिए बचाना है क्योंकि पानी निरंतर गहरा होता जा रहा है, यानी कि हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पकड़ने की, परंतु हम वहां तक नहीं पहुंच पा